आज हम बात करेंगे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की। एक ऐसा नाम जिसने भारत के समाज और राजनीति की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इन शब्दों से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक बिल्कुल ही नई पहचान दी। यही थे बीपी मंडल। तो आखिर उनकी विरासत इतनी बड़ी क्यों है? इसे समझने के लिए पहले हमें उस इंसान और उनके मिशन को जानना होगा। देखिए, वो एक राजनेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, कई बड़े पदों पर रहे। लेकिन उनकी असली पहचान जो इतिहास में दर्ज हो गई, वो बनी दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर। और इसी आयोग को आज पूरा देश मंडल कमीशन के नाम से जानता है। बीपी मंडल का सफर किसी संघर्ष या गरीबी से नहीं, वो बिहार के एक बहुत अमीर यादव जमींदार परिवार में पैदा हुए थे। और यहीं एक सवाल उठता है कि पिछड़ों और वंचितों की आवाज उठाने वाला ये शख्स खुद एक जमींदार घराने से कैसे आया? उनका सियासी सफर भी काफी जल्दी शुरू हो गया था। सिर्फ 23 साल की उम्र में वो जिला परिषद के सदस्य बन गए और फिर 1952 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी चुने गए। मतलब साफ है, उनका राजनीति में आना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये सालों के तजुर्बे का नतीजा था। लेकिन बीपी मंडल का करियर सिर्फ पद और चुनाव जीतने तक सीमित नहीं था। एक ऐसी घटना हुई जिसने साफ कर दिया कि उनके लिए अपने सिद्धांत, अपने उसूल कितने मायने रखते थे। ये थी पामा की घटना। जब पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार हुए तो मंडल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठा दी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन पर दबाव बनाया गया तो उन्होंने पीड़ितों के हक के लिए सत्ता पक्ष छोड़कर विपक्ष में बैठना मंजूर कर लिया। ये बहुत बड़ा कदम था। सामाजिक न्याय के लिए उनके इसी अटल रुख ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। और नतीजा ये हुआ कि 1968 में वो बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका सफर कितना लंबा चला होगा? सिर्फ 30 दिन। और इस्तीफा क्यों दिया? वजह थी भ्रष्टाचार। जब उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे कमीशन को भंग कर दिया गया तो उन्होंने विरोध में मुख्यमंत्री का पद ही छोड़ दिया। सोचिए, उसूलों के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ देना। इस एक फैसले ने एक सिद्धांतवादी नेता के तौर पर उनकी छवि को और भी मजबूत कर दिया। और उनकी यही ईमानदारी और निष्पक्षता की जो पहचान बनी, उसी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका दिलाई। साल था 1979। तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उन्हें दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया। और यही कमीशन आगे चलकर इतिहास में मंडल कमीशन के नाम से जाना गया। इसका काम था सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी पहचान करना और उनकी तरक्की के लिए सिफारिशें देना। बहुत गहरी रिसर्च और देश भर में घूमने के बाद कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और उस रिपोर्ट के केंद्र में था बस एक नंबर। ये नंबर था 27%। यही कमीशन की सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी सिफारिश थी। यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिन्हें हम ओबीसीज कहते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की सभी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण। मकसद बिल्कुल साफ था, सदियों से चले आ रहे सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करना। 1982 में बीपी मंडल तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके काम की कहानी वो तो असल में अब शुरू होने वाली थी। पूरे 10 साल तक उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। सरकारें आईं और गईं, पर किसी ने उसे लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर आया साल 1990, जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। और इस एक फैसले ने पूरे भारत में एक सामाजिक और राजनीतिक भूचाल ला दिया। इस फैसले के बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदल गई और यहीं से शुरू हुआ मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का दौर। एक तरफ थी मंडल की राजनीति जो सामाजिक न्याय और जातिगत पहचान पर जोर दे रही थी, तो दूसरी तरफ थी कमंडल की राजनीति जो धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद पर आधारित थी। इस एक टकराव ने आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीति की दिशा तय कर दी। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि इस रिपोर्ट ने सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं बदली, इसने सत्ता के समीकरण ही बदल दिए। इसने उन तबकों को एक ऐसी मजबूत राजनीतिक आवाज दी जो सदियों से हाशिए पर थे। अब वो सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदार बनने की राह पर थे।
और इसीलिए बीपी मंडल की विरासत कोई गुजरे जमाने की कहानी नहीं है। ये आज भी हमारे समाज में एक जीती जागती, धड़कती हुई हकीकत है, जो सामाजिक बराबरी की तरफ भारत के सफ़र का एक अहम हिस्सा है।